हाय फ्रेंड्स, तो आज जो हम सीरीज ऑफ एंडोमेट्रियोसिस के बारे में बात कर रहे थे उसमें लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंडोमेट्रियोसिस और इनफर्टिलिटी में यूटरस का बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स में एडिनोमायोटिक यूटरस या बल्कि यूटरस या यूटरस की सूजन, जो ये जनरल लैंग्वेज में बोला जाता है, ये सब चीज़ें होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो अगर एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट का बल्कि यूटरस होता है, नॉर्मली यूटरस का साइज़ क्या होता है? नॉर्मली यूटरस का साइज़ 7 to 9 सेंटीमीटर होता है और यूट्रस एक पेयर शेप्ड ऑर्गन होता है, मतलब नाशपाती जैसा ऑर्गन होता है। और एडिनोमायोसिस मतलब गर्भाशय की सूजन या बल्कि यूट्रस में इसका आकार जो होता है वो ग्लोबुलर हो जाता है, गोल हो जाता है, जिसकी वजह से मसल्स जो होती हैं वो मोटी हो जाती हैं और ऐसे पेशेंट्स में बच्चा लगने की संभावना दूसरे पेशेंट्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होता है। एडिनोमायोसिस या बल्कि यूट्रस इतना सीवियर भी हो सकता है कि मैंने पेशेंट का यूट्रस जो है, एक पेशेंट आया था मेरे पास, उसके यूट्रस का साइज़ 26 सेंटीमीटर था। 26 सेंटीमीटर का आप इमेजिन कर सकते हैं, ऑलमोस्ट एक जो बड़ा वाला स्केल होता है उससे थोड़ा सा छोटा। बड़ा वाला स्केल 30 सेंटीमीटर का होता है और उसको 26 सेंटीमीटर का यूट्रस सिर्फ एडिनोमायोसिस की वजह से हो गया था। वो पेशेंट जो थी उसको 7 ईयर से बच्चे नहीं लगते थे, उसको बहुत ज़्यादा पीरियड्स में ब्लीडिंग होती थी और उसका हीमोग्लोबिन सिर्फ 6 था। बार बार पेशेंट्स दवाइयाँ खाती, कभी इंजेक्शन खाती, पर लेकिन पेशेंट का प्रॉब्लम सॉल्व होना पॉसिबल ही नहीं था और उसको बच्चे चाहिए थे, तो उसको फिर डेफिनेटली उस यूट्रस की सर्जरी करवानी चाहिए थी, जो कि उसने नहीं करवाई थी। अब 26 साइज़ का यूट्रस, मेरी तो हिम्मत नहीं थी कि मैं उसको लेप्रोस्कोपिकली ट्रीट करूं। मैंने उसकी ओपन सर्जरी की और मैंने उसका वेज रिसेक्शन किया। मैंने उसका मेजॉरिटी पार्ट ऑफ यूट्रस रिमूव किया और उसका यूट्रस जो है वो छोटा साइज़ का करके अराउंड, जब मैंने सर्जरी ख़त्म की तब यूट्रस अराउंड 10 सेंटीमीटर का रह गया था। तो अब वो पेशेंट मेरे पास फॉलोअप में तो नहीं आई है। मैंने उसको बोला था कि सर्जरी के 6 मंथ्स बाद आप मेरे पास आओ, तो फिर हम इनफर्टिलिटी या आईवीएफ का ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। बट आई फील पेशेंट को अपने जनरल प्रॉब्लम्स जैसे कि पीरियड्स के दौरान पेन और पेशेंट को पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो आई थिंक वो विलेजर थी, तो उसने सोचा होगा कि नेचुरली कंसीव हो जाएगा शायद, इसीलिए मेरे पास नहीं आई होगी। तो अगर पेशेंट का यूट्रस का साइज़ बड़ा हो जाता है, मोर देन 10 सेंटीमीटर, तो और पेशेंट का जो एडिनोमायोसिस है वो ग्लोबल, मतलब पूरा यूट्रस ही बड़ा हो गया है, तो उस केस में पेशेंट की जो सर्जरी होती है वो लेप्रोस्कोपिकली की जा सकती है। पर लेप्रोस्कोपिकली करने से पेशेंट के जो चांसेस ऑफ कंसेप्शन हैं वो थोड़े बहुत इम्प्रूव होते हैं। साइड बाय साइड पेशेंट को अपने ब्लीडिंग इश्यूज़ और पेन ड्यूरिंग पीरियड्स के इश्यूज़ भी रिजॉल्व होते हैं। एडिनोमायोमेक्टमी जो सर्जरी होती है, अगर वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करी हुई है, तो अगर अच्छे से नहीं परफॉर्म की हुई है उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। अगर वो ठीक से नहीं होती, यूट्रस अगर प्रॉपर हीलिंग नहीं होता, इवन आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ सर्जरी पेशेंट अगर कंसीव करता है, तो प्रेगनेंसी के दौरान गर्भाशय के फट जाने की संभावना होती है। तो इसलिए एडिनोमायोमेक्टमी की सर्जरी एक लेवल 3 सर्जरी होती है। इट रिक्वायर्स स्किल, और उसमें जहाँ से हमने यू कैन से यूट्रस रिडक्शन सर्जरी की है, वहाँ पर स्टिचिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि पेशेंट का हीलिंग अच्छा होना चाहिए और पेशेंट को इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए। अब सेकंड जो आता है वो, उसको बोलते हैं एडिनोमायोमा। एडिनोमायोमा अगर लेस देन 2.5 सेंटीमीटर से छोटे होते हैं, उन्हें जनरली ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं होती। उनको आप सिंपली मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एडिनोमायोसिस या एंडोमेट्रियोसिस से डिजीज़ को कम करके आईवीएफ के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। और जो 2.5 सेंटीमीटर से बड़े एडिनोमायोमा होते हैं उनको हमें निकाल देना चाहिए। और एडिनोमायोमा भी निकालने के बाद जो यूट्रस के बेड की सूचरिंग है या स्टिचिंग है वो बहुत एक्सपर्टीज से और अच्छी होनी चाहिए, ताकि पेशेंट के यूट्रस को स्ट्रेंथ मिल सके और जब वो प्रेगनेंसी प्लान करे तो गर्भाशय के फटने की संभावना ना रहे। तो जो एडिनोमायोमेक्टमी जो सर्जरी होती है उसके अंदर सूचरिंग या स्टिचिंग थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में वो गर्भाशय की पीछे की दीवार पे होती है, तो उसमें स्टिच करने के लिए थोड़ा स्किल लेवल ज़्यादा चाहिए होता है, ताकि उसकी स्ट्रेंथ इम्प्रूव करी जा सके और रप्चर के चांसेस मिनिमाइज़ किए जा सके। तीसरा ये होता है कि जब हम ये सर्जरीज करते हैं तो बहुत कॉमनली पेशेंट के गर्भाशय के पीछे आंतें चिपकी हुई होती हैं, तो जो सर्जरी है वो प्रॉपर आंतों को छुड़वा के और फिर गर्भाशय के ऊपर सर्जरी होनी चाहिए। आधा आधा काम करने से पेशेंट को कोई फ़ायदा नहीं होता और पेशेंट को कोई रिजल्ट नहीं मिलता। थैंक यू।